हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मेंटोर गाइड अंशुल तिवारी। दोस्तों, आज से एक नई सीरीज स्टार्ट हम करने जा रहे हैं, दैट इज़ ऑफ मेंस आंसर राइटिंग। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस रहते हैं आंसर राइटिंग कैसे करें। आंसर राइटिंग में 10 मार्कर लिखते नहीं बन रहा है, 7 मार्कर में दिक्कत आ रही है, 2 मार्कर में दिक्कत आ रही है, इसकी प्रिपरेशन जो है वो कैसे करें, नोट्स जो है वो कैसे कंपाइल करें। तो इन सब को लेकर मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा आपको गाइड करना शुरू करूँ मेंस आंसर राइटिंग के लिए, जो आपको एग्जाम में हेल्प करे। तो आज से हम ये शुरू कर रहे हैं, जो कि है पेपर 1 पार्ट है, इंडियन हिस्ट्री वाला जो टॉपिक, इंडियन हिस्ट्री वाला जो पेपर है, उससे हम इसकी शुरुआत जो है वो कर रहे हैं। शुरुआत करने से पहले ये एप्लीकेशन है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर iOS पर अवेलेबल है। अंशुल तिवारी क्लासेस वेबसाइट पर भी आप जा सकते हैं, anshultiwari-classes.in, सभी पर आपको सेम चीज़ है वो दिखाई देंगी। देखिए, अगर आपने लास्ट 5 साल के क्वेश्चन पेपर को चेक किया होगा, एनालिसिस किया होगा, तो उसमें आप पाएंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री से अच्छा खासा वेटेज जो है वो पूछा जा रहा है। कभी वो कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ प्लासी एंड बक्सर पूछ लेते हैं, कभी कोई सा आंदोलन पूछ लेते हैं, कभी कोई सा रिवोल्ट जो है वो पूछ लेते हैं कि कोई ट्राइबल रिवोल्ट के बारे में पूछ लिया, कोई पीजेंट रिवोल्ट के बारे में पूछ लिया, कभी इम्पैक्ट, मतलब जो जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है हूबहू उसके आगे एक्सप्लेन, क्रिटिकली एनालाइज, डिफाइन, डिस्कस, इस टाइप से चीज़ें जो है वो लिखी रहती है। लास्ट यूट्यूब क्लास में मैंने आपको इन चीज़ों के बारे में बताया भी था कि किस शब्द का क्या मतलब होता है, आंसर राइटिंग के लिए आपको क्या करना होता है। अगर आपने नहीं देखा हो तो क्लास देख लेना, मैं उसकी लिंक जो है वो एड करा दूंगा। तो इस वीडियो के लास्ट में आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्टली उसे देख सकते हैं। अब तैयारी करने में एक बहुत अच्छी चीज़ जो है, जो हेल्प करती है और जो मेंस में भी डायरेक्टली क्वेश्चन में आ जाती है, दैट इज़ योर कंपैरेटिव एनालिसिस, जिसको हम कहते हैं तुलनात्मक अध्ययन। आप हमेशा देखिएगा, जैसे पिछले साल तो 2024 में एमपीपीएससी मेंस ने क्वेश्चन पूछा भी है कि प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध जो है, इसमें तुलनात्मक अध्ययन करिए। लेकिन अगर हम हमारी तैयारी के लिए देखें तो ये बहुत अच्छा तरीका है, इससे हम बहुत सारी चीज़ों को एक साथ कंपाइल कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूँ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट, है ना, इनकी तुलना करी जा सकती है। राष्ट्रपति की तुलना हम राज्यपाल से कर सकते हैं, प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्री से कर सकते हैं। 3 गोल में सम्मेलन हुए, तीनों गोल में सम्मेलन की तुलना कर सकते हैं। गांधी जी के 3 सबसे बड़े आंदोलन हैं, उनकी हम तुलना कर सकते हैं। तो जब हम तुलना करके चीज़ें करते हैं तो हम उसमें मेन की पॉइंट जो है वो लिख लेते हैं, और उससे हमें फ़ायदा ये रहता है कि अब उसमें 7 मार्कर किसी एक टॉपिक से पूछे, वो तुलनात्मक अध्ययन पूछे, वो 10 मार्कर पूछे, हमारा सब कुछ रेडी रहता है। तो आज मैं वही चीज़ आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे हम करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, जैसे एक क्वेश्चन मैंने देखा, कभी पूछा गया था किसी और अन्य एग्जाम में ही, लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से था, गिव ए कंपैरेटिव एनालिसिस ऑन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। गांधी जी के जो तीनों आंदोलन है, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, इनमें आपको क्या करना है, तुलनात्मक अध्ययन करना है। ठीक है, अब ये मैंने आपके हेल्प के लिए ये किया है कि इसमें इंट्रोडक्शन कंक्लूजन जो है वो मैं लेके आया हूँ, ताकि मैं थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में ब्रीफ कर पाऊँ, इसके बारे में समझा पाऊँ, एंड देन फिर हम आएंगे कि इस पर कंपैरेटिव एनालिसिस पर। तो ये आप है ना बाकी टॉपिक्स का भी करना शुरू करें, इससे आपकी टॉपिक पर पकड़ मजबूत होगी, आपके बहुत क्रिस्प शॉर्ट नोट्स जो है वो इसमें बन जाएंगे, और तुलनात्मक अध्ययन से आप कंपैरिजन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। जब आप लिखेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। जैसे अगर मैं बात करूँ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की, तो ये 2023 के मेंस में पूछा गया है। अगर आपने तुलनात्मक अध्ययन करा है तो आप आसानी से वो पॉइंटर निकाल लेंगे। आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। देखिए, इंट्रोडक्शन हम पहले भी बात कर चुके हैं, इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया है कि इंट्रोडक्शन जो है वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए जो क्वेश्चन को जस्टिफाई करे। मतलब क्वेश्चन में जो लिखा है, अगर क्वेश्चन में लिखा है कंपैरेटिव एनालिसिस, तो कुछ उसकी बात जो है वो करनी चाहिए क्वेश्चन ने भी, है ना। तो यहाँ पर हमने लिखा है क्या, दिस एनालिसिस कंपेयर दीज 3 मूवमेंट इन टर्म्स ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी एंड पब्लिक इन्वॉल्वमेंट एंड आउटकम। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन के कीवर्ड हमें ढूंढने हैं। तो कीवर्ड क्या है, कंपैरेटिव एनालिसिस, है ना। किस किस का है, 3 चीज़ों का है। तो हमने इसे शुरू कैसे किया, अब डायरेक्टली हम यहाँ से तो शुरू नहीं कर सकते थे कि लो भैया ये फेंक दिया तुम्हारे सामने हमने कंपैरेटिव एनालिसिस, ये देख लो हम ये करा रहे हैं। नहीं, आपको कुछ उसे डिज़ाइन करना होगा। तो डिज़ाइन कैसे किया है, इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल सॉ सेवरल नेशन वाइड मूवमेंट दैट प्लेड अ वाइटल रोल इन चैलेंजिंग ब्रिटिश रूल, है ना। अंग्रेजी शासन को चैलेंज करने के लिए भारत के जो आज़ादी का मतलब जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम था, उसमें कई नेशन वाइड मूवमेंट जो है वो हुए हैं। उनमें से 3 सबसे महत्वपूर्ण है। कौन कौन से, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो 1920 से 22 तक चला, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो 1930 से लेकर 34 तक चला, और क्विट इंडिया मूवमेंट जो 1942 में शुरू हुआ। ठीक है, अब इसके बाद में फिर हमने जोड़ा है कि ये जो एनालिसिस है, ये जो अध्ययन है, ये कंपेयर करेगा इन तीनों आंदोलनों को किस किस विषय के आधार पर या किस किस पहलू के आधार पर। तो उनके ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य, इसमें क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी गई, क्या रणनीति रही है, और जनता का इन्वॉल्वमेंट जो है वो किस तरह से रहा है। जैसे आप देखेंगे कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था तो यंग लोगों ने बहुत ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट किया था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आप देखेंगे तो उसमें पीजेंट जो थे, जो किसान थे और महिलाएं थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था। और क्विट इंडिया मूवमेंट में तो पूरे भारत ने ही एक जैसा पार्टिसिपेशन किया था। ठीक है, तो हम उस पर देखेंगे और इनके रिजल्ट जो है वो क्या निकले।
तो इस तरीके से हमें इंट्रोडक्शन लिखना है कि थोड़ा सा हम ब्रॉड ओवरव्यू दे दें और क्वेश्चन की जो डिमांड है वो चीज़ भी हम इस पर इंसर्ट कर दें। अब मुझे पता है आप में से बहुतों के मन में आएगा कि सर वो जो आंसर राइटिंग कॉपी है उसमें आप लिख देते हैं। मैं लिख देता बट वो शायद आपको इतना विजिबल नहीं होता, इसलिए मैं इस तरीके से लेके आया हूँ। ये सिर्फ इसलिए है कि आप आपके नोट्स जो बनाए वो इस टाइप से बना ले तो इट विल हेल्प यू इन इंट्रोडक्शन, इन कंक्लूजन और कंपेरिजन में बहुत सारा डेटा आप एक ही जगह पर समअप करने में आपको आसानी हो। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है एस्पेक्ट। देखिए कंपैरेटिव एनालिसिस को आप 2-3 तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन हमें बस ये चेक करना है कि एग्जामिनर को सबसे अच्छा क्या लगेगा। अब यहाँ पर देखिए हमेशा जब भी आप लिखेंगे तो ऐसा एस्पेक्ट डालेंगे। एस्पेक्ट मतलब क्या हुआ, पहलू, कि हम किन किन चीज़ों की बात करेंगे। हम उद्देश्य की बात कर रहे हैं, हम नेतृत्व की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव की, लीडरशिप की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट फिर हम नेचर क्या था प्रोटेस्ट का, की इवेंट इसमें क्या हुए हैं, मास पार्टिसिपेशन, किन किन ने पार्टिसिपेट किया, गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स, ऐसी चीज़ें जो है वो हम एस्पेक्ट में बताते चलेंगे ताकि एग्जामिनर को बहुत अच्छे से समझ में आए, ताकि हम जब रिवीजन करें तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आए कि भाई क्या चीज़ है। अब हमने यहाँ पर डायरेक्ट ये चीज़ें लिख दी तो इससे एग्जामिनर को समझ नहीं आएगा या हमें ही समझ नहीं आएगा रिवीजन करते टाइम कि ये क्या पॉइंट है। तो मेन पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्टिव। इजी करना है चीज़ों को, इसीलिए हमेशा याद रखें जब भी आप तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं या डिफरेंस का ही क्वेश्चन आ गया कि दो चीज़ों में अंतर बताइए, तो भी आप पहलू के आधार पर बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में मैंने ईयर मेंशन कर दिया, सिविल डिसोबीडियंस में कर दिया, क्विट इंडिया मूवमेंट में इधर कर दिया। अब क्या होता, पहला ही पॉइंट हम ईयर का डाल देते, ये 1920 से 22 के बीच में हुआ था, ये 1930 से 34 में हुआ था, ये 1942 से शुरू हुआ था। क्या ये डिफरेंस काम का है? तो आंसर है नहीं। क्या एग्जाम में आप लिखोगे तो ये काम का पड़ेगा? आंसर नहीं। तो अच्छे पॉइंट्स लिखेंगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे, सिर्फ कॉपी भरेंगे तो आई डोंट थिंक कि वो कोई सेंस क्रिएट करेगा। अब उद्देश्य क्या था, तो अगर हम यहाँ बात करें तो ये किसके अगेंस्ट में हुआ था, तो देखिए इसके पहले जलियांवाला कांड हुआ था। जलियांवाला कांड के पहले आपने देखा रॉलट एक्ट आया था, जिसको ही हम काला कानून कहते हैं। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील वाला कानून जो है वो इसे कहा गया था। ठीक है, और ये किसके लिए करा गया था, तो भाई हम सेल्फ रूल की बात कर रहे थे, हम स्वशासन की मांग जो है वो इस टाइम पर कर रहे थे। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सबसे पहले स्वशासन की मांग जो है वो भारत में किसने उठाई थी। ठीक है, तो सेल्फ रूल को प्रमोट करने के लिए और क्या क्या किस वजह से हुआ था, हमें विरोध करना था, किसके लिए, रॉलट एक्ट के विरुद्ध करना था, जलियांवाला बाग कांड के विरुद्ध करना था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बात करें तो भाई इस टाइम पर आप देखोगे तो ब्रिटिशर्स जो लॉ बना रहे थे इनसे बहुत ज़्यादा केओस क्रिएट हो रहा था, बहुत ज़्यादा केओस क्रिएट हो रहा था, क्योंकि इक्वालिटी मेंटेन नहीं कर रहे थे, बहुत ज़्यादा शोषण, ऑपरेशन जो है वो कर रहे थे, किसका, ऑप्रेस कर रहे थे भारतीयों को। तो ये जो अनजस्ट ब्रिटिश लॉ है इसके विरुद्ध किया गया था और इसीलिए गांधी जी ने डांडी मार्च निकाली थी और नमक कानून तोड़ा था, है ना। तो स्पेशली द सॉल्ट टैक्स। अब नमक का कितना बड़ा इंपैक्ट है, आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। पूरी दुनिया का सबसे महंगा नमक जो है उस टाइम भारतीय जो है वो खा रहे थे और भारतीयों को इतनी भी अनुमति नहीं थी कि वो घर में पानी गर्म करके उससे नमक बना ले। इतना ज़्यादा प्रतिबंध था नमक बनाने पर। आप पढ़िएगा कितना, क्यों गांधी जी ने नमक उठाया, उससे आपको समझ में आएगा। और नमक एक ऐसी चीज़ है जो पूरे देश की, पूरी दुनिया की नीड है ना। नमक के बिना दुनिया संभव नहीं है, क्यों, क्योंकि घेंगा हो जाएगा, आयोडीन की कमी एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो नमक जो है वो बहुत जरूरी है। इसने सबको इकट्ठा भी किया तो एक वो फायदा मिला। दूसरा, नमक पर अंग्रेजों ने बहुत गलत लॉ बना रखे थे जिससे हर कोई परेशान हो रहा था, उससे भी आम जनता को जोड़ने में आसानी थी, इसीलिए नमक को चुरा था किसने, गांधी जी ने। तो ये हो गया कि भाई स्पेशली जो है वो क्या किया गया, सॉल्ट टैक्स, नमक कानून जो है इसमें तोड़ा गया। और तीसरा इसमें किसकी बात करी गई, पूर्ण आज़ादी की बात करी गई। अब देखो कितना बेहतरीन आपने यहाँ पे लिखा प्रमोट सेल्फ रूल, स्वशासन की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले स्वशासन की ही मांग चल रही थी। और आपको याद होगा 1930 से पहले रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू साहब के द्वारा पूर्ण आज़ादी की मांग करी गई थी, है ना, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग करी गई थी। तो हमारा ऑब्जेक्टिव बदल गया, यहाँ पर प्रमोट सेल्फ रूल की, यहाँ पर हमने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग करी, और यहाँ पर क्या बोला, तुरंत छोड़ो, इमीडिएटली लीव इंडिया, अंग्रेजों को, है ना, कहा हमने इमीडिएटली एंड योर ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो यहाँ पर क्या हो गया कि भाई इसका उद्देश्य क्या बन गया, तुरंत खत्म करने की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्टिव से कितनी सारी चीजें क्लियर हो गई, दिमाग में पूरी पिक्चर बन गई होगी कि उद्देश्य क्या थे तीनों के, आपको समझ में आ गया, पूरी कहानी एक फ्रेम में चल रही होगी। ऐसे ही लीडरशिप की बात कर, महात्मा गांधी, ठीक है, कंपैरेटिव एनालिसिस ऐसा नहीं होता, कुछ और पॉइंट भी लिखो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर CR दास, मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सब थे इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जो अहम भूमिका निभा रहे थे। जैसे आपको याद होगा इसी के बाद में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद में ही मोतीलाल नेहरू और CR दास ने एक पार्टी जो है वो बनाई थी, स्वराज पार्टी के नाम से, जिसको हम जानते हैं 1924 में इलाहाबाद में जो है ये पार्टी बनी थी मोतीलाल नेहरू के घर पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इससे दुखी थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, गांधी जी ने जो एकदम से वापस ले लिया था। तो हम ये लिखेंगे तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग पर क्लिक कर जाएगी, तो हमारी तैयारी के लिए अच्छा है और एग्जामिनर जो चेक करेगा उसके लिए भी अच्छा है, क्योंकि अधिकतर लोग तो महात्मा गांधी करेंगे। हमने एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी कि हाँ भाई और भी लोग थे
फिर महात्मा गांधी नहीं थे, उनको सपोर्ट करने वाले या उनके साथ और लोग भी खड़े थे, तो हमने उनके नाम लिख दिए। अब इधर आ जाओ, नेक्स्ट आए हम सिविल डिसोबीडियंस पे। सिविल डिसोबीडियंस पे आपको कौन देखने को मिलेगा? महात्मा गांधी देखने को मिलेंगे, और इनको सपोर्ट करने वाले जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सब जो है, मोतीलाल नेहरू, ये सब जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कौन कौन था। अब आ जाइए क्विट इंडिया मूवमेंट पर। तो क्विट इंडिया मूवमेंट में हमें कौन देखने को मिलेंगे? जवाहरलाल नेहरू साहब देखने को मिलेंगे, इनको जेल में आगा खान पैलेस में बंद किया गया था। सुभाष चंद्र बोस साहब जो है वो इनिशियली आपको देखने को मिलते हैं स्टार्टिंग फेज में। फिर जयप्रकाश नारायण अंडरग्राउंड एक्टिविटीज चलाई थी, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़े व्यक्ति हैं जयप्रकाश नारायण, आज भी लोग उन्हें बहुत याद करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। तो हमने क्या करा, उनका नाम लिख दिया। तो दो चीज़ें समझ में आ गई, एक ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया, एक हमने लीडरशिप जो है यहाँ से लिख ली। अब इसके बाद अच्छा हाँ, एक और चीज़ बताता हूँ। क्विट इंडिया मूवमेंट में अंडरग्राउंड रेडियो चलाने वाली एक महिला थी, जिनको आज़ादी का अमृत महोत्सव में बहुत विशेष दर्जा दिया गया है। अगर आप वेबसाइट खोलेंगे तो, अगर आपको नाम पता है, मैंने तो पढ़ाया है आपको, अगर आपको नाम पता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव में नहीं, क्विट इंडिया मूवमेंट में अंडरग्राउंड रेडियो चलाने वाली महिला का नाम क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव आपने देख लिए, लीडरशिप आपने देख ली। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। नेचर ऑफ प्रोटेस्ट कैसा था, किस तरह का प्रोटेस्ट आपको देखने को मिलता है। तो भाई गांधी जी थे तो नॉन वायलेंट ही होगा, अहिंसा का सहारा लेंगे। इधर भी आपको क्या देखने को मिलेगा? नॉन वायलेंस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर क्या था? नॉन कॉपरेशन विद ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन, जितने भी ब्रिटिश संस्थान हैं इनसे किसी तरह का हम कोई कॉपरेशन जो है वो नहीं करेंगे, इनको कॉपरेट नहीं करेंगे, हम बॉयकॉट करेंगे कि इसका स्कूल का, कॉलेजेस का, गवर्नमेंट ऑफिसेस का, विदेशी कपड़ों का, इन सारी चीज़ों का, जितने भी विदेश से आने वाली चीज़ें हैं उन सब का हम क्या करेंगे? बॉयकॉट करेंगे, नॉन कॉपरेशन। सिविल डिसऑबिडेंस में क्या था? कानून तोड़ने वाली बात थी, तो हमने क्या तोड़ा? नमक कानून तोड़ा, लोगों से मना करा गया कि भाई आप कर मत दीजिए, वो उस टाइम पर कानून था एक तरीके से कि कर देना है आपको। और यहाँ पर एक चीज़ हम यहाँ से लेके आए, जो हमने यहाँ भी फॉलो करी, क्योंकि हमने देखा था गांधी जी का एक स्टेटमेंट आपको याद आ रहा होगा कि अगर हम विदेशी कपड़े पहनना या विदेशी सामान खरीदना बंद कर दे तो ये ब्रिटिश साम्राज्य जो है ताश के पत्तों जैसा बिखर जाएगा। तो वही चीज़, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जब हमने बॉयकॉट किया था उसका बहुत मासिव इंपैक्ट पड़ा था अंग्रेजों पर, इसीलिए उसी चीज़ को सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट में भी गांधी जी ने कंटिन्यू किया और उन्होंने कहा कि ब्रिटिश गुड्स को हमें क्या करना है? बॉयकॉट करना। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर गांधी जी ने चूंकि इमीडिएट कॉल किया था कि भाई अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो इसीलिए यहाँ पर गांधी जी ने नारा दिया, किसका? डू और डाई का नारा जो है वो गांधी जी के द्वारा दिया गया कि आप इमीडिएट जो है भारत को छोड़िए। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है बहुत बेहतरीन, ये भी कमेंट करके बताना, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। डू और डाई का नारा गांधी जी के द्वारा दिया गया था, पर इस नारे को लिखा किसने था? जिसने ये नारा लिखा उसने एक बेहतरीन गजल भी लिखी हुई है। जिसने ये नारा लिखा ये बॉम्बे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में एक बड़े पद पर भी रहा है। तो बताओ भाई किसने लिखा ये नारा? और इन्होंने जो ये नारा दिया है डू और डाई का, इसके अलावा भी इनके द्वारा एक नारा दिया गया था जो कि बहुत फेमस हुआ था। तो आपको ये नाम पता होना चाहिए, बताइएगा मुझे कि किसने ये डू और डाई का नारा दिया था, लिखा था, मतलब किसका ये दिमाग था जिसने ये नारा बनाया था। ठीक है, अब अगली बात करते हैं की इवेंट, क्या क्या हुआ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। तो ये हम सभी जानते हैं कि भाई फॉरेन गुड्स जो है, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, विदेशी कपड़ों को बहिष्कार जो है वो किया गया, ब्रिटिश संस्थानों का बहिष्कार जो है वो किया गया। फिर जो जितने भी हमारे नेता थे, है ना, जो गवर्नमेंट जॉब में थे, उन लीडर्स ने क्या किया? उन्होंने रिजाइन किया, कितनों ने ही अपनी मतलब सरकारी पोस्ट जो है वो त्याग दी। फिर खिलाफत का और स्वराज ये दोनों कंबाइन हो गए। आपको याद होगा खिलाफत मूवमेंट भी चल रहा था प्रथम विश्व युद्ध के बाद, तो खिलाफत और जो स्वराज मूवमेंट है ये दोनों कंबाइन हुए। इसमें बेहतरीन तरीके से आपको हिंदू मुस्लिम यूनिटी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में दिखाई देती है, आगे चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर मेन आपको क्या दिखाई देता कि इवेंट में दांडी मार्च जो है वो गांधी जी के द्वारा निकाला गया। 78 पीपल्स के साथ में उन्होंने एक लंबी यात्रा तय करी और 6 अप्रैल को क्या करा? नमक कानून जो है वो तोड़ा। फिर यहाँ पर भी बॉयकॉट वाली बात आ गई, फिर टैक्स नहीं देने की बात आ गई, और फिर यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर एक अलग चीज़ हुई है, दैट इज पैरेलल गवर्नमेंट, समानांतर सरकार जो है कुछ क्षेत्रों में बनाई गई कि अंग्रेजों का जो राजपाट है उसको नहीं माना जा रहा है, एक लिमिटेड एरिया मान लीजिए, वहां पर समानांतर सरकार पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है, भारतीय लोग चला रहे हैं और अपने नियम कानून से कायदे से चला रहे हैं। हालांकि बाद में सप्रेस कर दिया गया, लेकिन कुछ टाइम के लिए यहाँ पर पैरेलल गवर्नमेंट जो है वो चली है। अब क्विट इंडिया मूवमेंट में बात करें तो यहाँ पर पूरे भारत में जो है आक्रोश इसका देखा गया, मास प्रोटेस्ट जो है वो होते हैं। इनको अगर आप देखेंगे इन तीनों में सबसे क्रूर या सबसे बुरे तरीके से जो दबाया गया आंदोलन वो कौन सा था? क्विट इंडिया मूवमेंट ही था, जिसमें अनगिनत गिरफ्तारियां जो है वो हुई थी। फिर गांधी जी, नेहरू जी, पटेल साहब, इन सबको जो है वो गिरफ्तार जो है वो कर लिया गया। और आज़ाद हिंद फौज जो है उसने रेजिस्टेंस को बहुत इंटेंसीफाई किया। इसी टाइम पर कुछ लोग कहते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन से आज़ादी मिली, कुछ लोग कहते हैं कि आज़ाद हिंद फौज के कंट्रीब्यूशन से आज़ादी मिली, कुछ लोग कहते हैं सुभाष चंद्र बोस आ रहे थे उससे बहुत इंपॉर्टेंस जो मिली इस आज़ादी की लड़ाई में और हम आज़ाद हुए। तो ऐसे मल्टीपल फैक्टर आपको देखने को मिलते हैं। तो सभी का रोल था, सभी का योगदान था। आज़ाद हिंद फौज का बहुत बड़ा योगदान था, सुभाष चंद्र बोस की
विजन का बहुत बड़ा योगदान था, महात्मा गांधी के विजन का बहुत बड़ा योगदान था, तो कई लोगों का इसमें योगदान आपको देखने को मिलता है। अब की इवेंट के बारे में बात करें तो पार्टिसिपेशन में देखें कि भाई मास पार्टिसिपेशन किस किस ने किया, तो यहाँ पर आप देखेंगे जब असहयोग आंदोलन था तो इसमें स्टूडेंट्स आपको दिखाई दिए, इसमें बिजनेसमैन आपको दिखाई दिए और इसमें लॉयर्स आपको दिखाई दिए, ठीक है। लेकिन अब जब आप बढ़ेंगे इस साइड पर तो यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में आपको अधिकतर जो दिखाई दिए वो पीजेंट दिखाई दिए, किसान दिखाई दिए, महिलाएं दिखाई दी और वर्कर जो है वो दिखाई देते हैं। अब वर्कर्स क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि गांधी जी ने या पटेल साहब ने वर्कर्स के लिए बहुत किया था, उनकी बहुत समस्याएं सुनी थी, तो वर्कर्स का पूर्ण योगदान जो है वो मिला, महिलाओं का और किसानों का बेहतरीन योगदान जो है वो मिलता है कांग्रेस को। यहाँ पर आप देखेंगे तो युवा वर्ग का बहुत जबरदस्त सहयोग मिला था, लेकिन चौरी चौरा कांड के बाद में गांधी जी ने जो एकदम से इस आंदोलन को वापस ले लिया था, तो उसके बाद युवा वर्ग जो है वो थोड़ा भिन्न हो गया था और इसी के बाद में क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त हो जाता है, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी में लिप्त हो जाता है। और हमें यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ज़्यादा हमें यंग वाला पॉपुलेशन का रोल नहीं दिखता, लेकिन यहाँ पर उनकी भरपाई करते हैं कौन? पीजेंट्स भरपाई करते हैं, विमेंस जो है वो भरपाई करती है। क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ तो सभी का आपको देखने को मिलेगा, चाहे कोई भी वर्ग हो, चाहे युवा हो, है ना, इन सभी के द्वारा किया गया। और अधिकतर जो चीज़ें हुई वो अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ के माध्यम से हुई, क्योंकि सभी को गिरफ्तार किया जा रहा था क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर। नेक्स्ट अगर बात करें गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स रहा, हमें देखो सारी चीज़ें लिखनी है, अगर आप नोटिस करो तो हम एक एक करके लिख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या था, किस कारण से था, किसने किया, भाई ऑब्जेक्टिव क्या उद्देश्य है, उसका लीडर कौन बना, फिर किस तरह का ये प्रोटेस्ट हुआ, फिर प्रोटेस्ट के बाद में क्या हुआ, क्या घटनाएं हुई, एक के बाद एक कहानी चल रही है कि इसके क्या क्या घटनाएं जो है वो हुई। अच्छा, घटनाएं जो हुई तो उसमें किसने भागीदारी करी, कौन था उसमें, कौन वहाँ मौजूद था, तो ये लोग मौजूद थे। अच्छा, ये सब हुआ तो फिर अंग्रेजों ने भी कुछ रिस्पांस दिया होगा, तो अंग्रेजों ने रिस्पांस क्या दिया कि हार्श रिप्रेशन दबाने की कोशिश जो है वो करी गई, लीडरों को अरेस्ट जो है वो किया गया। और चौरी चौरा मूवमेंट के बाद में गांधी जी ने इस मूवमेंट को एकदम से वापस ले लिया था। उनका मानना ऐसा था कि अभी हम पूर्ण रूप से तैयार नहीं है, तो आई शुड टेक दिस मूवमेंट, है ना। तो चौरी चौरा कांड के बाद 1922 में गांधी जी ने यह आंदोलन को वापस ले लिया। यहाँ पर भी वही है, लीडर्स को अरेस्ट जो है वो किया गया था, अंग्रेजों के द्वारा दबाया गया था इस मूवमेंट को। और ये मूवमेंट जो है वो कैसे समाप्त होता है, तो गांधी इरविन पैक्ट जो है 1931 में होता है, जिसके कारण ये मूवमेंट जो है टेम्पररी ट्रूस होता है, टेम्पररी रुकता है। फिर गांधी जी गोलमेज सम्मेलन के लिए जाएंगे, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, वहाँ पर बात नहीं बनेगी, फिर आके वापस ये मूवमेंट जो है वो चालू होता है। लेकिन वो जो इसका पीक टाइम था वो निकल चुका था और धीरे धीरे करके 1934 तक ये मूवमेंट पूरी तरीके से क्लोज हो जाता है, विड्रॉ कर लिया जाता है, ठीक है। फिर लास्ट आप देखेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा गिरफ्तारियां जो है हुई, बहुत ज़्यादा हिंसा जो है वो आपको देखने को मिलती है ना। ब्रिटिश ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी कि भाई इस विद्रोह को जो है रोका जा सके, उनके हिसाब से विद्रोह ही था। और कई अंडरग्राउंड मूवमेंट जो है वो इसमें चलते हैं, किसमें? क्विट इंडिया मूवमेंट। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो इम्पैक्ट क्या पड़ा भाई भारतीय स्वतंत्रता पर। अब आपको सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि असहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव रहा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, क्विट इंडिया मूवमेंट का क्या रहा, नॉन कॉपरेशन का क्या रहा। तो हमारे पास एक पॉइंटर जो है वो तैयार है इसके लिए। इसने लोगों को सेल्फ रूल के लिए क्या करा, प्रेरित किया कि भाई सेल्फ रूल जो है उसके पीछे, उसके लिए हमें जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है, मास नेशनलिस्ट अवेकनिंग, हम सबको यूनिटी एक बनी और राष्ट्रवाद की सोच जो है वो डेवलप हुई और फ्यूचर मूवमेंट के लिए फाउंडेशन जो है वो इसने तैयार किया। यहाँ पर बात करें तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या हुआ, जो हमारी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, पूर्ण स्वराज की मांग जो थी, इसको बल मिलता है और कांग्रेस जो है एक बहुत बड़ा तबका अपने साथ में लेके चलने वाली पार्टी जो है वो बन जाती है। क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक अर्जेंसी हमें दिखाई देती है कि भाई हमें स्वतंत्रता तुरंत जो है वो चाहिए। और अंग्रेजों को भी हमने ये समझा दिया था कि अब तुम हम पर शासन जो है वो नहीं कर सकते। अंग्रेजों को भी पता था, हमें भी पता है कि हम बहुत जल्दी स्वतंत्र जो है वो होने वाले हैं। और इसी का फलसफा निकला कि 1947 में हम जाकर आज़ाद होते। अब रिजल्ट, आउटकम जो है उसके बारे में अगर हम बात करें कि भाई आउटकम जो है वो इन मूवमेंट का क्या रहा, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद में ये मूवमेंट को वापस ले लिया गया। बट अंग्रेजों को समझ में आई चीज़ें और उन्होंने कुछ रिफॉर्म करे, लेकिन हमें आज़ादी जैसी या जो हमने सेल्फ रूल मांगा था वैसी कोई चीज़ हमें जो है वो नहीं मिले। छोटे मोटे छुटपुट रिफॉर्म कर दिए, कहते हैं ना लॉलीपॉप पकड़ाने जैसा जो है वो काम किया। बट अंग्रेजों को ये समझ में आ गया था कि अब भारतीय जो है वो एक हो रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात करें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, तो यहाँ पर कुछ एग्रीमेंट हुए गांधी इरविन पैक्ट के तहत। जो है कुछ बातें जो है गांधी जी की इरविन ने मानी, लेकिन वो जो हमने पूर्ण आज़ादी की बात करी थी उस पर कोई तरह की चर्चा नहीं हुई या उस पर कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। बट क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बात करें तो इसने हमारे दमखम को, हमारे लोहे को दिखाया कि भाई हम जो है वो आज़ादी चाहते हैं और तुरंत आज़ादी चाहते हैं। अंग्रेजों पर भरसक प्रेशर बनाने का काम जो है इस मूवमेंट ने किया। और इसी के बाद में आप देखेंगे कि अंग्रेज जो है वो कमज़ोर वर्ल्ड वॉर के बाद में, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में हो ही गए थे हर तरीके से। तो उन्होंने मन बना लिया था कि वो भारत को आज़ादी जो है वो देंगे। कैसे देंगे आपको पता है, इसी के बाद में ब्रिटेन में चुनाव होते हैं और चुनाव
होने में चर्चिल हारते हैं, एटली जो है वो चुनाव जीतते हैं और क्लेमेंट एटली जो है बात करते हैं कि भारत को आज़ादी जो है वो दे दी जाएगी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन फिर से आपसे पूछूंगा, कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। क्लेमेंट एटली ने कौन सी तारीख घोषित करी थी कि इस तारीख तक हम भारत को आज़ादी दे देंगे? तो आपको बताना है कि वो तारीख क्या थी। ठीक है, चलिए, तो ये था किसके बारे में, ये था पूरा कंपैरेटिव एनालिसिस, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस और क्विट इंडिया मूवमेंट। हमने क्या किया है, हमने तीनों को समानांतर रखकर एक दूसरे से तुलना करी है कि इसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या था, इसमें कौन था, इसमें कौन था, इसमें कौन था, इसके लीडर, इसके लीडर, इसके लीडर, है ना, इसमें क्या घटनाएं हुई हैं, इस तरह से इनका ब्रिटिशर्स ने क्या किया और रिजल्ट क्या निकला। ये आप करेंगे तो आप एक लंबा फेज जो है वो लेके चल रहे हैं। आप 1920 से लेकर 1942 तक की पूरी कहानी आपने जो है वो एक साथ खींच के चले हैं, जिसमें गांधी जी मेन लीड कर रहे हैं। इस तरीके से आप अलग अलग तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने देखा होगा कई बार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस से क्वेश्चन आए हैं। आप गोलमेज सम्मेलन के बनाइए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1, 2, 3, इनका आप कंपैरेटिव एनालिसिस करिए। जैसे आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी में आपको देखने को मिलेगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट, उनकी तुलना करिए। राष्ट्रपति की राज्यपाल से तुलना जो है वो करिए। प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्री से जो है वो तुलना करिए। फिर नेक्स्ट अगर आप लेट से ज्योग्राफी में है तो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट की जो है वो तुलना कर सकते हैं। फिर आप नदन रिवर, सदर्न रिवर की तुलना जो है वो कर सकते हैं, या जिसको हम कहते हैं कि भाई पहाड़ी नदियां हैं, है ना, या बारामासी नदियां हैं, और ये जो मौसमी नदियां हैं इनमें आप जो है वो तुलना कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पर भी पॉसिबल है, जैसे साइंस में डीएनए आरएनए में आप तुलना कर सकते हैं। कई कई चीज़ें हैं जिसमें आप तुलना कर सकते हैं। ये कंपैरेटिव एनालिसिस आपको हेल्प करेंगे आपके माइंड में क्लैरिटी लाने में कि किस जगह पर कौन सा पॉइंटर हम ऐड कर सकते हैं या किस जगह पर हमें किस तरीके से यूज़ करना चाहिए। अब आप ट्राई करिएगा इसके बाद में कि आप एक 7 मार्कर जो है वो लिखें, या आप चाहे तो 10 मार्कर भी लिख सकते हैं। एक एक मूवमेंट पर 7 मार्कर या 10 मार्कर लिखने का ट्राई करिएगा, देखिएगा आप लिख पा रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो आपको एक कंक्लूजन जो है वो देना होगा। तो कंक्लूजन में आपको क्या देखने को मिलेगा, हमें इन तीनों मूवमेंट के बारे में हमने बात करी तो हमने लिखा है कि भाई ये सारे के सारे ईच ऑफ दिस मूवमेंट ने प्लेड अ क्रूशियल रोल इन इंडिया जर्नी टू इंडिपेंडेंस। भारत की स्वतंत्रता में इन तीनों ही आंदोलन का एक महत्वपूर्ण योगदान जो है वो रहा है। ठीक है, टुगेदर दीज मूवमेंट नॉट ओनली वीकेंड ब्रिटिश अथॉरिटी, मतलब ये तीनों आंदोलनों ने ब्रिटिश सत्ता को ना ही कमजोर किया बल्कि भारतीयों को एक तरीके से यूनाइट भी किया कि हम भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़े, या वही राष्ट्रवाद की भावना जो है वो डेवलप करी। तो आई होप ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आने वाले टाइम में और मैं कंपैरेटिव एनालिसिस वाली क्लासेस लेके आऊँगा, और कुछ मैं 2 मार्कर 7 मार्कर वाली क्लासेस अलग से और लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगा। आप चाहे तो आप जब भी आपको टाइम मिले आप लिख सकते हैं। क्वेश्चंस मैं टेलीग्राम पर भी डालता रहता हूँ, पीडीएफ टेलीग्राम पर भी डालता रहता हूँ, तो आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। अभी हिस्ट्री का टॉपिक है, आगे मैं सोशोलॉजी के, पॉलिटी के, इनके भी टॉपिक लेके आऊँगा, जहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आंसर हम लोग जो है वो कर पाए। अब इसके आगे अगर आप लोग हम साथ में जुड़ना चाहते हैं तो एक पराक्रम बैच चल रहा है, फाउंडेशन बैच है एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए, हिंदी प्लस इंग्लिश में बाइलिंगुअल आपको देखने को मिल जाएगा, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। देन फिर नेक्स्ट बात करें तो एक मेंटरशिप प्रोग्राम जो है वो चल रहा है, जिसमें मैं खुद आपको पर्सनली गाइड कर रहा हूँ कि आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, आपको कैसे पढ़ना, कितने टाइम में चीज़ें जो है ख़त्म करनी है, फिर नोट्स कैसे बनाना है, रिवीजन जो है वो कैसे करना है, माइंड मैप पर कैसे काम करना है, फ्लो चार्ट पर कैसे काम करना है, वो मैं खुद आपको पर्सनली गाइड करके चीज़ें जो है क्लास में बता रहा हूँ। आंसर राइटिंग के टिप्स एंड ट्रिप्स, फिर लाइव कॉपी चेक, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको किस में देखने को मिलेंगी, मेंटरशिप प्रोग्राम में देखने को मिलेंगी। तो आप चाहे तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बहुत सा कुछ कंटेंट हम लोग लेके आ रहे हैं जो आपको हेल्प करे। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत सभी को, जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल।